नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये संवसाहुणं नमो लोये संवसाहुणं एषु पञ्चनमुक्कारो एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेंद्र एवरीवन। अप्लाइड जैनिज्म के 26वें सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के सेशन का टॉपिक है हम कैसे अपनी बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएं। और देखा जाए तो ये टॉपिक जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है एज टू हाउ डू वी लिव इन अ वायलेंस फ्री मैनर, उससे बहुत रिलेटेड है। लास्ट सेशन में, हमारे लास्ट मंथ के सेशन में हमने देखा कि कितनी ज्यादा हिंसा हो रही है, डायरेक्ट हिंसा हो रही है खाने के लिए थ्रू स्लॉटर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। बट उसके साथ साथ में बहुत सारी इनडायरेक्ट हिंसा हो रही है हमारी एक्शंस के कारण, because of global warming and because of the heat waves associated with global warming and all the other kind of events associated with global warming, lots of animals and plant life is impacted. Estimate किया जाता है कि यदि हमारी जीवन शैली ऐसी ही रही और ऐसी ही चलती रही तो by 2050 यानी कि 2050 तक करीबन 1/3 यानी कि 1/3 एनिमल्स और प्लांट लाइफ नहीं बचेंगे। सो इतना बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। और इस ग्लोबल वार्मिंग में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का करीबन 11% कंट्रीब्यूशन है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। और कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ले लीजिए या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, और उसके साथ साथ में रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो आज की हमारा फोकस है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और हम सभी जानते ही हैं कंस्ट्रक्शन इज अ हाईली रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस, और जिस भी प्रोसेस में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, जितनी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं उतनी ज्यादा हिंसा होती है। So not just the entire digging process, but जो resources use होते हैं construction में, and more so आज के जमाने में जहाँ पे ज्यादातर material जो use होता है construction में, that is cement and steel. Both these material require huge amount of energy and resources to produce, and obviously all that is leading to lots and lots of global warming. तो क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, हाउ दैट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड, बिकॉज रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक जरूरत है, सो वी वुड ऑलवेज नीड इट। बट यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट कैसा कंस्ट्रक्शन बनाया जाए ताकि व्हेन वी आर यूजिंग इट, जब बिल्डिंग को यूज किया जाए तभी भी रिसोर्स कंजम्पशन कम हो। सो फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनिंग, और इनफैक्ट एयर कंडीशनिंग और ग्लोबल वार्मिंग का तो एक ऐसा ट्रैप है, जितनी ज्यादा वार्मिंग होती है हमें उतना ज्यादा एयर कंडीशनिंग चाहिए, और जितनी ही ज्यादा हम एयर कंडीशनिंग यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो एक इट्स अ चक्रव्यूह, इट्स अ विशियस सर्कल। सो टू कम आउट ऑफ दिस vicious circle, we have to reduce resource consumption, energy intensive, but we cannot suddenly change our life and go back to 100 years. So what are those practices, क्या materials and options that are available, उसके बारे में बताएंगे आज के हमारे युवा वक्ता, बहुत ही यंग है, but at this young age he has already achieved a lot. Nitish Bhai, he's working in this field and he's also running NGO, so he's been doing a lot of work on green building side.
So Nitish Bhai, thank you so much for accepting our invitation and being here. So with this, I would request Shwetal Bhai to introduce our speaker today. Sandeep, can you please mute Shwetal Bhai? I think Shwetal Bhai should be able to speak. I'm meeting co-host. Shwetal Bhai? Hello, everyone. Good morning, Jai Jinendra. Am I audible? हाँ जी, हाँ Shwetal Bhai. Yes, yes. It's my great pleasure to be among all of you today morning. As Sangeeta ji told in her initial remark, that today's topic is very relevant. So in Jainism, we know that there are several ways and means to reduce the violence. There are various ways and means to reduce the consumption of resources, because these are the basic principle of Jainism that we know as ahimsa, aparigraha. So in modern life, when we cannot completely go away with all these resources or the lifestyle that we live in today's world, but however, we can become more conscious about the consumption pattern or making our choices. So Nitish is a very young entrepreneur, a young mind who has started his career with environment. So I welcome Nitish to this platform today, and to give his remarks or his keynote address on particularly building sector. So uh, every human, everyone requires the basic things that we know as roti, kapda, or makan. So the food, the clothes, and the shelter we all require, and how we can minimize the environmental footprint of our housing or our buildings, that we will try to understand today. So there are several things that we can adopt at our home very easily, or while we are going for new construction or making a new choice of house, then what should we take care, that we will understand today. Nitish is having his own venture, and also runs an NGO which is known as GCGC Foundation. Their company also manufacture heat reflective paints. The company's name is Punch Green Tech Solution. So we will know more from him, and he is an enthusiast in also in environmental conservation activities. So welcome Nitish ji to give your remarks today, and we will also have opportunity to interact in between, and also at the towards the end of your talk. So at that point in time, we may have some more points to discuss and deliberate. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Nitish Bhai, over to you. The floor is all yours. Perfect. Thank you so much. And like, honestly, this is my privilege that I'm getting this opportunity, Shwetal sir, Sangeeta ji, for thank you so much for having me here. Because I mean, I understand that trusting someone young with a bit less experience than, I mean, all the other people in the industry might have been a decision to take. But thank you so much for trusting me with this, and I'll try my best to, do justice to this platform and to your trust. So I'll just give a short introduction of my relevance here, okay? And feel free to, like just text on the chat message whenever you want to, interact on any particular point. So before presenting, I'll just give my introduction. Nitish ji, just sorry for the interruption. Just one thing. English would be the best, a combination Okay. of English and Hindi.
Okay, जी 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 ठीक if possible. Okay, है, otherwise it's fine. थैंक यू धन्यवाद. So like मैं एक like when I started, जब मैंने चालू किया था मेरे climate journey पे, so I started with this organization named GCGC Foundation. That's an NGO which I've been running since 2016, where we started with some small initiatives of, you know, humanitarian aid, initiatives like teaching kids about different issues. One of them was climate. And while teaching them, while exploring more about this issue, we understood how important is it to not just be aware of it, but also take direct action on ground. So with that we started taking actions. We हमने like अलग-अलग organizations के साथ मिलके अलग-अलग cities के अंदर different environmental और green technologies implement करना चालू किया. मेरे पास एक base था थोड़ा understanding का मेरे family business में, जो श्वेतल जी ने भी इंट्रोड्यूस किया, पनाश ग्रीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. सो उधर से भी मेरे को एक बेस था, मेरे को एक आइडिया था कि ओके कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट होती है. सो बेस को लेके जीसीजीसी के थ्रू हमने ग्रीन टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट की बड़ौदा में, अहमदाबाद में, पुणे में. वी एंगेज अ लॉट ऑफ यूथ, काफी सारे यूथ हमारे साथ जुड़े हुए थे. तो अर्बन फॉरेस्टेशन हुआ, ट्री प्लांटेशन हुआ, प्लॉगेथॉन्स हुआ, अवेयरनेस ड्राइव्स हुई, टीचिंग सेशंस हुआ इन स्लम्स. ऐसे ऐसे करके हमने अलग अलग एक्टिविटीज लेते रहे. हमने कई सारी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की, सिम्बायोसिस में ऑर्गेनाइज की है, पारुल के साथ में की हुई है. ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने इवेंट्स किया. और एट द एंड राइट नाउ आई एम इन पुणे. मैं पुणे में सेटल हूँ. एंड पनाश ग्रीन टेक सॉल्यूशंस, जो कि मेरे मदर ने स्टार्ट की कंपनी, उसमें मैं इधर एक्सपांशन कर रहा हूँ. मेरा रेलेवेंस इसके लिए है बिकॉज ये जो हमारी कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में डील करती है. जैसे वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस है, हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स है, जैसा श्वेतल जी ने इंट्रोड्यूस किया, इंसुलेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा. And more than, you know, what drives our business is the vision to make this world a greener place to live in. Because जब तक हमारा ये वर्ल्ड एक ग्रीन प्लेस नहीं बनेगा, एक ऐसा हैबिटेबल प्लेस नहीं बनेगा, हमारा फ्यूचर का कोई सेंस नहीं बनाता. यू नो, हम जितना भी मॉनेटरी लाइक गेन कर ले, अगर हमारी लाइफस्टाइल में नेचर नहीं है, सो लाइक देयर वुडंट बी एनी पॉइंट ऑफ लिविंग. सो giving that introduction, I'll start with my presentation of how to, you know, have a sustainable living. सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन क्या रहता है यार. और मैं वो नॉलेज शेयर करना चाहूंगा जो भी मेरे मेंटर्स ने या फिर मेरे गाइड्स ने मुझे ब्लेस किया. So I'll start with the presentation itself, and please do let me know if this is not visible. I'll just keep continuing with the presentation. Please do stop me if there's any, you know, in between, if there's any confusion regarding the same. So sustainable construction की हम बात करें, राइट. सो उससे पहले मेरे को ये प्लेटफॉर्म एक अप्लाइड जैनिज्म के प्लेटफॉर्म पे मिला है, तो मैं चाहूंगा कि एक रेलेवेंस सेट करे जैनिज्म के जैना कल्चर के लर्निंग्स के बीच में और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के बीच में. Honestly speaking, like I am Nitish Jain, I am a Jain myself, but not for that reason. That's not the only reason why I respect Jainism. But Jainism is the most scientific dharma which I've come across. Because if you see ना, हमारे कोई भी like कोई भी हम जो इंस्ट्रक्शंस या फिर डिसिप्लिन्स फॉलो करते हैं, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन है. हम मेंटल स्पेकुलेशन साइड पे देखें तो जब हम फास्टिंग करते हैं या फिर मुंह पे कपड़ा रखते हैं, ठीक है, तो ये सबके साइंटिफिक रीजंस हैं. दो उसके स्पिरिचुअल रीजन स्क्रिप्चर्स में भी है, बट कोई भी जैन की चीज आप उठा के देखेंगे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस है. उसी डायरेक्शन में जो जैनिज्म के मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं, हम उस पर देखते हैं कि कैसे वो कनेक्टेड है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के रिगार्ड्स में. सो पहला तो सबसे बड़ा हमारा धर्म आता है कि अहिंसा का, नॉन वायलेंस. अब नॉन वायलेंस इज, यू नो, इन थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स. हम जब मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं, हम यही बोलते हैं कि थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, एक्शंस, मतलब किसी में भी आपको ऑफेंस हुआ हो तो ऑफेंस इज लाइक वो, उसके लिए हम माफी मांगते हैं. अहिंसा कि अहिंसा इज नॉट जस्ट फिजिकल, यू नो, फिजिकल वायलेंस. जैसे मीट ईटिंग होता है, ठीक है, तो मीट ईटिंग के अंदर इनडायरेक्टली हम वो चीज, डायरेक्टली हम वो चीज खा रहे हैं जिसको किसी ने मारा हुआ है, ठीक है. सो मीट ईटिंग इज कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड. फिर नॉन सस्टेनेबल रिसोर्स कंजम्पशन, जैसे कैसा होता है कि जब हम
किसी और की अलॉटेड रिसोर्सेज, जैसे हम एक शेयर्ड सोसाइटी में रहते हैं, जब किसी और की शेयर्ड रिसोर्सेज करते हैं तो हमारा पास हम एक सिन क्रिएट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे जो साधुज है, जैन साधुज है, ठीक है, महाराज साहब, तो वो रोज एक नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूँ तो हर किसी से पश्चाताप करते हैं और पूरे टाइम अपना वचन भी करते हैं। उस क्यों करते हैं? बिकॉज हम अगर ये धरती पे हैं, माने हम भोगी हैं, हम रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं और we're creating offenses every second we breathe, we're creating offenses because we're breathing in microbes which we're killing, right? So हम हर चीज तो नहीं कर सकते, हर चीज में तो नहीं बचा सकते, बट जितना भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं वायलेंस को, ठीक है, किलिंग बायोडाइवर्सिटी, किलिंग माइक्रोब्स, किलिंग वी शुड फोकस ऑन मिनिमलिज्म। वो भी आगे जैनिज्म के कंसेप्ट में है, बट दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग व्हिच वी स्टार्ट विद अहिंसा फ्रॉम मन, तन एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। तो इसमें कैसा होता है कि जब आप कार्बन एमिशंस की बात करते हैं और रिसोर्सेज की बात करते हैं, whenever you consume more resources than necessary, you're committing some level of hinsa, where uh, taking resources from the nature. So in that sense, though I completely understand that we cannot, मैंने कपड़े पहने इसके अंदर भी resources गए, ठीक है, मैं लैपटॉप देख रहा हूँ इसमें भी resources है, so we cannot eliminate it completely, but we should try to minimize as much as possible. अहिंसा के बाद में आता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह के बारे में मैं बोलूं, जैसे सेकेंड, या अपरिग्रह, that is non-possession. Jains believe a lot in self restraint or temperance, from the type of greed and avarice where one's own material gain or happiness comes by hurting, killing or destroying other human beings or life forms per se. So इसका मतलब क्या हुआ कि like we should restraint from getting things or taking things that like arise out of our greed, as we saw in ahimsa also, अपने necessities के ऊपर जो भी हमारे consumptions हैं, we should plan on reducing that. That's also a sustainable practice, because at the end we're reducing the amount of resources which we're consuming. And non-absolutism, that is anekantvada. And why this? Because how does this affect us? This means that keeping our minds open, this includes the recognition of all perspectives and a humble respect for differences in beliefs. This allows us to adopt things which are evolving with nature, which are evolving with time, and inculcate that in a life for a better future. That itself is a really sustainable thinking, because every sustainable change as per our time, it requires our early adoption. तो कोई भी जैसे नया टेक्नोलॉजी आता है, फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी आता है, हम पहले सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो काम नहीं चलता, ये तो काम नहीं करेगा, ये मैं क्यों करूँ, ये करके कोई और करेगा, फिर हम आगे देखेंगे। बट जैनिज्म खुद बोलता है कि बी ओपन टू पर्सपेक्टिव्स, बी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड मोर, बी ओपन टू अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। तो थर्ड जो अनेकंत वदा है प्रिंसिपल नॉन एब्सोल्यूटिज्म का, that teaches us how to be open to perspectives, and it encourages its adherents to consider the views and beliefs of the other people. So with this we understand that Jainism itself is a really big holistic good book of principles, where we get a good guide to live our lives. Now, as the session says, sustainable construction, right? Green construction, energy efficiency. So we'll see ki what is the exact way in which we can implement such things in our lives. So what is sustainable? When we talk in terms of construction, there are a few keywords I would like to put in front of you. कई लोगों को पता होगा इनके बारे में, कई लोगों को लिए ये नया रहेगा. So this is quite interesting, because sustainable के अंदर it's not just कि हम पौधे लगाएं, plants, and obviously that's the most obvious green per se. That's where the word green comes from. That's the most common word which we occur in terms of sustainability, but it's much more deeper. So sustainability, as you can see on the screen also, it means
like some words which I would like to define is net zero operational carbon. इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल मतलब क्या? ऑपरेशनल मतलब जब हम बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, ठीक है, फिर जो भी हमारे पास ऑपरेशन करने मतलब रहने के जो कॉस्ट आ रहे हैं, जैसे हमारे लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे कूलिंग का, हमारे रहन पहन खान पीन का, ये सब है ऑपरेशनल कॉस्ट. सो बिल्डिंग के सेगमेंट में जब हम देखें तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट नेट जीरो होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज नेट जीरो तब होती है. नेट जीरो इज बेसिकली जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं माइनस जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो देखा जाए तो समझ लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं लाइट जलाने के लिए और आपने सोलर लगाया है उसके अगेंस्ट, अगर सोलर उसका कंप्लीट किलोवाट कवर कर लेता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच लाइट कंज्यूम्स, देन दैट बिकम्स अ नेट जीरो इक्वेशन. सो इन दैट अगर हम ऑपरेशनल नेट जीरो ऑपरेशनल कार्बन की बात करें तो ऑपरेशंस के अंदर जैसा हमने बोला कि एचवीएसी है, कूलिंग है, लाइट्स है, फैंस है, ये सब चीज का जो भी एनर्जी कंजम्पशन है उसके अगेंस्ट में हम उतना ही प्रोड्यूस करें, राइट. सो बिल्डिंग के अंदर ही एक इकोसिस्टम बन जाता है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम हो जा रही है. तो उसका जो नेट जीरो माने कंजम्पशन फ्रॉम आउटसाइड इज जीरो. दैट्स व्हाई दैट इज नेट जीरो ऑपरेशनल कार्बन. तो वो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टर्म. Second is net zero embodied carbon, and this is a new one which you might have, which might be a good perspective for you. Embodied carbon मतलब कैसा होता है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग बनने में भी काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं. जैसे कंक्रीट है, स्टील है, जैसे संगीता जी बात कर रहे थे. उसके अलावा there are chemicals, there are mixtures, there is tiles, there is all kinds of construction chemicals and materials. So ये जो बनने में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, उसमें जैसे जो जो कार्बन एमिशन होता है, जो जो रिसोर्सेज कंजम्पशन होता है, उसको हम जब अकाउंट करते हैं तो वो उसको बोलते हैं नेट जीरो एम्बॉडीड कार्बन. अभी ये कोचीन का जो एयरपोर्ट है उसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. उन्होंने इतने ज्यादा सोलर लगाए हैं कि उनका ओवरऑल मेंटेनेंस ऑपरेशनल कार्बन तो कम हो ही गया है, उनका वो सोलर लगाने का और ओवरऑल नेट जीरो एम्बॉडीड कार्बन भी जीरो हो गया है. माने उन्होंने जितना भी कार्बन एमिशंस क्रिएट किया था बिल्डिंग बनाने में, वो काफी कुछ कट डाउन हो गया है इन द सेंस जितना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर्स के थ्रू, ठीक है. फिर सस्टेनेबल वाटर साइकिल एक होता है. वाटर इज ऑल्सो अ रियली रियली इंपॉर्टेंट रिसोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. इवन इन बिल्डिंग्स, स्पेशली इन टुडेज डे, जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे, it is really important to understand the sustainable water cycle and how it plays a role in our lives. अभी कई सारी जगह वाटर शॉर्टेजेस हो रहे हैं. राजस्थान में रेगुलर बेसिस पे टैंकर्स से बिल्डिंग्स में पानी आ रहा है. ये सब इसके लिए हो रहा है बिकॉज हम जब बोरिंग से पानी खींचते हैं, दोज आर वाटर एक्विफर्स, और ये जो वाटर एक्विफर्स है ये कई सालों से अक्यूमुलेट होते 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 पानी होके बने हैं और हम उसको बहुत फास्ट पेस पे डिप्लीट कर रहे हैं. तो whenever we deplete water, it's our responsibility to increase water. अब हम 2 बाल्टी अपने कंपाउंड में डालेंगे तो उससे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है. सो हाउ डज दैट हैपन? कैसा होता है कि whenever cities are created, whenever buildings are created, ये जो पोरस एरिया होता है, पोरस एरिया कम हो जाता है बिकॉज हम कंक्रीट, स्टील, टाइलिंग ये सब करते हैं, उसके ऊपर से वाटर रन ऑफ हो जाता है. और ये जो वाटर रन ऑफ होता है, बारिश में है या कैसे भी है, ये जब भी वाटर गिरता है वो रन ऑफ हो जाता है तो नीचे अपने वाटर टेबल तक नहीं पहुंच पाती है पानी. सो a really good way to increase this is have more porous areas in ground, जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट, मेटल, स्टील से हमने उसको ब्लॉक नहीं कर दिया है. What happens then is whenever water comes in, it goes through that soil, through the natural soil, and seeps into the ground and refills the ground water aquifers. That's called sustainable water cycle. And then you can claim कि okay, let's take out water from boring. And इसके अलावा भी there are many ways you can do this, because even when we talk about net zero ना, we see कि हाँ हमारा resource consumption हुआ and हमारा resource production हुआ. जैसे रिसोर्स कंजम्पशन हुआ लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एंड रिसोर्स प्रोडक्शन हुआ हमने रिन्यूएबल्स में किया. बट इसके बीच में देयर इज दिस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ फ्रूगैलिटी जो जैनिज्म के अंदर बहुत कंसिस्टेंट है. बिकॉज
दैट मीन्स कि आप मिनिमल रिसोर्सेज में काम चलाओ। जैसे आप पानी देते हैं, अपने पौधों में पानी देते हैं, आप यू यूज्ड योर वाटर फॉर say there is some wastewater which is still clean, so you can use it to water the plants. Obviously उसके अंदर soap या फिर ऐसे detergents नहीं होने चाहिए, but that's reusing water. Reuse, recycle, ये सब चीज करके we have to reduce the resource consumption. तब जब production जो renewables का production है उस पे load कम पड़ेगा. But again, so those were 3 interesting things which I started with. I'll just briefly go through the other points also. Sustainable connectivity on transport is also really interesting because हम ये नहीं सोचते, हम अपने बिल्डिंग का सोचते हैं, बट ये नहीं देखते कि बिल्डिंग जहाँ पे सिचुएटेड है क्या वो हमें एक सस्टेनेबल लोकेशन दे रही है. हमें सिटी से अगर सेंटर में है तो इट डेफिनेटली हेल्प्स रिड्यूस कार्बन, बिकॉज हमारा कार्बन फुटप्रिंट इन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, हमारा फ्यूल कंजम्पशन यूज हो जाता है. जब फ्यूल कंजम्पशन यूज होता है डायरेक्ट हम कार्बन बर्न कम करते हैं. सो वो है सस्टेनेबल कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट. Sustainable land use and biodiversity. This is really interesting because जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, it is there on a land. If we are cutting trees on a land, that is basically reducing that biodiversity. So we should be really, हम अगर अपना बैकयार्ड भी बना रहे हैं, बैकयार्ड पे भी हम कौन से ट्रीज को काट रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, we should be really mindful of that, and we should make sure कि we use as less resources as possible, in the sense कि अगर land भी है, अगर लैंड पे लाइव रिसोर्सेज दैट इज ट्रीज, फ्लोइंग वाटर बॉडीज, सो वी शुड फोकस ऑन नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग दैट. मैं आई एम लिविंग इन पुणे एंड आई सी कि रोड के बीचों बीच भी कई सारे एरियाज है जहाँ पे पेड़ है. सो म्युनिसिपैलिटी इज नॉट ready to even cut those trees, and that's a really good point because it makes sense that the development happens around nature, not on the nature, and that's really important here. Where sustainability is not just in green technologies, it also requires internal good health and technology, because good health and well-being is one main aspect of the sustainable living also. In fact, sustainability as defined by United Nations also inculcates not just green and eco-friendly solutions, but also of mental health, well-being, all such areas. So that's there. Now, sustainable communities and social values also come into this, and as we saw, Jain ka एक बड़ा मान्यता है अहिंसा में. So ahimsa is a communal living. That aspect is also comes into sustainable living. And then obviously sustainable life cost. ये मैं चाहूँगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से सुने, because sustainable life cost क्या होती है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने ये AC लिया, 5-star AC है, so 5-star AC के अंदर हमें एनर्जी कंजम्पशन अच्छा मिल जाएगा, बट स्टिल वो AC को बनाने का भी एक कॉस्ट आता है, एक रिसोर्स यूज होता है. उसके अंदर जो प्लास्टिक्स है उसका वो प्लास्टिक्स बनाने में थोड़ा कार्बन एमिशन होता है, राइट. उसमें पूरे चीज में वाटर जाती है, वो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल बनाने में भी वाटर और ऐसे रिसोर्सेज जाते हैं. सो व्हेन वी थिंक कि हाँ AC हम 5-star ले लेंगे तो हमने बचत कर ली, बट नो, दैट्स नॉट इट. अगर आपके पास रूम में एक AC है वो चल सकता है एंड आप 2 AC लगा रहे, so that's a really unsustainable practice. So we should be, as not just as Jains, but as humans, we should be really mindful of our resource consumption, especially and in these times when there's a scarcity of resources everywhere. So it's not just कि हाँ आपने देख लिया 5-star है तो हमने काम कर लिया, but you should be really aware कि वो 5-star तो है, but क्या आपको सही में जरूरत है उस चीज की. So अगर हम देखा जाए तो अगर और कंक्रीट बना है तो लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है ना 36% ऑफ वर्ल्ड वाइड एनर्जी यूजेज रहता है. दैट इज ह्यूज. एंड 40% ऑफ कार्बन एमिशंस रहता है. हम क्यों कार्बन की बात इतना करते हैं? बिकॉज कार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस. जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? अलग अलग रीजन से. ऐसा नहीं हो रहा है कि सन की धूप तेज पड़ रही है, वो तो उतनी पड़ती थी सालों से, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज हो रहे हैं. और ग्रीन हाउस गैसेज मतलब क्या? ऐसे गैसेज, ऐसे पदार्थ जो सन की हीट को अर्थ पे आने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देते एटमॉस्फेयर को. होता क्या है कि सन की जब IR रेज, UV रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम रेज पड़ती है अर्थ पे, वो अर्थ पे पड़ती है, थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी एंड डिफरेंट एनर्जीज में, एंड दे बाउंस बैक. अब इधर ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है कि ये बाउंस बैक होती है ना अपने यूनिवर्स के अंदर वापस, जब हम एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप दैट.
कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ दोस ग्रीन हाउस गैसेज। इसके लिए हम इतना फर्स्ट क्रिएट करते थे कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। मीथेन इज वन मेजर ग्रीन हाउस गैसेज जो मीट प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, ये सब चीज की वजह से बहुत बढ़ता है। दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट, बट एट द एंड ऑफ द थिंग द कंसेप्ट इज कि ग्रीन हाउस गैसेज कम होनी चाहिए, ठीक है। वो ना भी हो ऐसा भी नहीं आइडियल है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज कीप आवर अर्थ ही हॉट, नहीं तो हमारा अर्थ अभी फ्रोजन होता। So greenhouse gases are important, but to a certain extent, and carbon dioxide is one of the greenhouse gases which is increasing day by day, and construction industry contributes to 40% of that carbon dioxide. So how to be more sustainable, how to create green buildings, so wo dekhte short mein. When we talk about green construction, it is consisted of three major things according to my experience. Am I audible till now? Is everything, I'll just check once. Yes, it's going very well, and it's quite audible, and slides are visible. So Great. along with the points, those are very important that you discussed. You can also give the examples that you have observed in your say experience. Perfect. I'm just getting to that. I'll go on through the overview really fast, and then give examples which are really implementable even now for people. So when we think about green construction, right, construction materials is one thing, energy efficiency is one thing, and maintenance is one thing. So अगर examples ले, so when we think of construction materials, ठीक है, it's really important to, आजकल कैसा है कि standards are set. अगर if anyone wants to take notes, they can write some agencies which are working for green buildings. Indian Green Building Congress is one major institution in India, जो एक Confederation of Indian Industries CII की green buildings bodies है. They are the ones who are promoting green technologies all across India. They have a toolkit. आप IGBC इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर आपको बहुत सारे टूल किट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अगर हमारा अपना घर ग्रीन बना रहा है, एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है, तो आप कौन से टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। मैं या प्रेजेंटेशन में भी छोटे सा एक लिस्ट बताऊंगा उसमें, बट यू कैन चेक आउट दिस organization, Indian Green Building Congress, IGBC India. You can check out LEED. You can check out LEED, LEED. You can check out GRIHA, GRIHA. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट तो करती है, बट उसके साथ में स्टैंडर्ड्स बनाती है। सो जो भी अभी बिल्डिंग्स बना रहा है, जो भी हमें अपने रेट्रोफिटिंग की सोच रहा है, वाटरप्रूफिंग की सोच रहा है, पेंटिंग की सोच रहा है, आई रियली रिकमेंड कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम सोचे कि अपने बिल्डिंग के साथ कुछ भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें, यू थिंक ऑफ दिस पॉइंट दैट आपका हर एक डिसीजन एक एनवायरमेंटल स्फीयर, क्लाइमेट चेंज के अंदर इफेक्ट कर रहा है। सो डिसीजन शुड बी वेल अवेयर कि वो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने मेंशन किया, IGBC, लीड, ग्रीहा, एक ECBC कोड्स करके एक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो रेटिंग्स बनाई है, वो रेटिंग समझ लीजिए जैसे अपने एयर कंडीशनिंग की नहीं होती है कि 5 स्टार है, 3 स्टार है, इस तरीके से कंपल्शन तो नहीं हुआ है बिल्डिंग्स के लिए, लेकिन आपके पास एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो बिल्डिंग मटेरियल्स आप ले रहे हैं वो कितने ग्रीन है। IGBC ग्रीन प्रो करके एक सर्टिफिकेशन देता है जो आपको ये सजेस्ट कर आपकी पूरी वो जो भी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स आप यूज कर रहे हो उसकी पूरी लाइफस्टाइल असेसमेंट करता है। और लाइफस्टाइल असेसमेंट माने लाइफ साइकिल असेसमेंट में पूरा आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स यूज एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो मेंशन कर देता है, ये वो रेट कर देता है IGBC, लीड, ग्रीहा, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दीज मेट्रिक्स व्हेन यू नेक्स्ट think of constructing or building any new thing. कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के अंदर एक और चीज रहती है कि जैसे आप स्पेशली कंक्रीट जो है, कंक्रीट आप कैसे यूज करते हैं, आजकल ग्रीन कंक्रीट आ रही है जिसके अंदर रेशियो काफी अलग है, फ्लाई ऐश यूज करता है, प्लास्टिक्स यूज करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसमें कि आप कभी भी कुछ भी बनाएं, सो लोकली सोर्स मटेरियल जितना आप यूज करेंगे उसका उतना एमिशन, दैट मच लेस ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्टिंग दैट, यू यूजिंग दैट मच लेस technological, physical infrastructure and resources thusly. So ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू चेक, ठीक है। आपके उसमें आप जब भी कोई भी नेक्स्ट मटेरियल लो या फिर पेंट लो, आप पूछना उसमें कि ये कौन सा ग्रीन सर्टिफाइड है, आप पूछिएगा कि क्या वो ग्रीन प्रो सर्टिफाइड है कि नहीं।
और आप ये पूछेगा कि उसका लाइफ साइकिल कार्बन कॉस्ट कितना है। जब आप ये चीज पूछते हैं, आप ये बाद में भी रिकॉर्डिंग में रेफर कर सकते हैं ये टर्म्स, ये चीज पूछते हैं, तब आप एक स्टेप टुवर्ड्स जाते हैं अवेयरनेस के, आपकी अवेयरनेस के, अनकॉन्शियसनेस के, कि आप कितनी ग्रीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजन से हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम ग्रीन कंस्ट्रक्शन में दूसरी चीज देखें तो वो है एनर्जी एफिशिएंसी। अब एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी रियली रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप सब अपने लाइफ्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो ये सारी चीजें जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स क्या होती है, जैसे हमने नेट जीरो के बारे में बात किया, ठीक है, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड माइनस एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो जब उसका सम टोटल जीरो या नेगेटिव आएगा, दैट मींस कि आपकी नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव या फिर नेट जीरो बिल्डिंग्स है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप देखते हैं कोई भी जब हम रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं वो नेचर से आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप माने या ना माने, बिकॉज आप अगर समझ लीजिए खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, तो आप वो तो डायरेक्टली नेचर से आ रहा है। बट आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी नेचर में, या तो वाटर से या तो फिर कोल बर्निंग से, ऐसे अलग अलग वेज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करो तो वो भी नेचर से आ रहा है, ठीक है। सो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके थोड़े से पॉइंटर्स हैं। अब एक ये ध्यान से सुनिएगा कि ये 5 पॉइंटर्स आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम पहले की बात करें तो ये जो कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग है, इंडिया में 8 महीने के समर्स चलते हैं, होते 4 महीने के, लेकिन आजू बाजू सब जो दूसरे सीजन में भी है ना, गर्मी पड़ रही है। बात करूँ तो अभी पुणे में भी, पुणे जैसी इतनी ब्यूटीफुल नेचर फील्ड प्लेस में भी अब आई गेस 2 दिन पहले तक दिन में भी एकदम तेज गर्मी पड़ रही थी। दैट इज दिसंबर, दिसंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर तक सर्दी चालू हो जानी चाहिए, और मार्च के स्टार्टिंग में वापस गर्मियां चालू हो जाएगी, मार्च के मिड तक। तो ये प्रॉब्लम क्या आता है इसमें कि जब इतनी गर्मी बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, अर्बन हीट आइलैंड की वजह से इतनी गर्मी बढ़ रही है, आप कूलिंग ज्यादा यूज करते हैं। कूलिंग माने क्या, एसीज है, वेंटिलेशन है, ठीक है, ऑल दीज HVAC सिस्टम्स, HVLS सिस्टम्स, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। एसी चलाते तो आप 2 चीज प्रॉब्लमेटिक होती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आपका खर्चा तो होता ही है, और इलेक्ट्रिसिटी तो जाती है, और दूसरा कि जब एसी चलाते हैं ना तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट करता है, ठीक है। उसके तो जब वो CFCs बोलते हैं इसे, CFCs जब एमिशन होती है तब ये एटमॉस्फेयर में जाती है। और CFCs एक और ग्रीन हाउस गैस है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, मीथेन की बात की, कि वो ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को ट्रैप करके रखते हैं उसमें। तो जब आप एसी ज्यादा चलाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है बाहर, और साथ में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और बढ़ता है। उसकी वजह से ये एक बहुत विशियस साइकिल बन जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी की वजह से एसी ज्यादा चल रहा है, एसी ज्यादा चल रहा है तो 2 चीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है और ये ग्रीन हाउस गैस CFCs बढ़ रहे हैं। जब ये बढ़ते हैं तो गर्मी और इंक्रीज होती है, बिकॉज और हीट ट्रैप होती है और एसी चलता है। सो ये एक एंडलेस साइकिल है जिससे हमें ब्रेक थ्रू करना है। तो कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं आप, जब भी इसके अलग अलग एरियाज है। मैं मेरी बिजनेस की बात करूं, ठीक है, सो वी मैन्युफैक्चर सच पेंट्स जो हीट रिफ्लेक्ट करते हैं, नॉट हीट पर से, वो आयर रेज रिफ्लेक्ट करते हैं, बट उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग्स 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर ठंडी रहती है। मीनिंग क्या, कि आपने अगर आपके रूफ पे लगाया, ठीक है, सीमेंट हो, मेटल हो, कोई भी रूफ पे, कोई भी सरफेस पे पेंट लगा सकते हैं, अपने रूफ्स पे लगाया, अपने वॉल्स पे लगाया, ठीक है, आजकल फुटपाथ्स पे भी लगा रहे गवर्नमेंट। हम वारंगल स्मार्ट सिटी के साथ में काम कर रहे हैं, कैसे रोड्स को ठंडा बनाए, बिकॉज इसमें हम एक और चीज भी, कंसेप्ट भी टॉक करेंगे अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। अभी पूरी सिटीज गर्म हो रही है, तो ओवरऑल हमारा एम है सिटीज को ठंडा करना। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर हम हमारे पेंट्स हमारे बिल्डिंग के आजू बाजू लगाए, हम सादे पेंट्स की जगह ये पेंट लगाए, कॉस्ट में इतना डिफरेंस भी नहीं है। व्हेन वी डू दैट, आपकी बिल्डिंग 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर ठंडी रहती है। अब इससे आपको क्या फायदा होता है, पहला चीज, बिल्डिंग ठंडी होती है तो आप कूलिंग टेक्नोलॉजीज कम यूज करोगे, एसीज कम यूज करोगे। हमारे रिसर्च के मुताबिक हम 11 साल से इस मार्केट में, 2011 में वी स्टार्टेड दिस कंपनी। इतना सारे हमें टेस्टिमोनियल्स मिले कि उनके 30 से 40% इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। माने जिसका 10,000 कॉस्ट आता था, उसका अभी 6,000 कॉस्ट आ रहा है। तो आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पे पहला चीज तो बहुत बड़ी चीज है, कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरी चीज, थर्मल कंफर्ट मिलता है। माने आपको सर्दी में भी कई बार कैसा होता है कि हम एसी नहीं चलाते, या फिर हमारे पास एसीज नहीं रहते ठंडी जगहों पे,
बट गर्मी इतनी बढ़ गई कि सर्दी में भी गर्मी लग रही है, तो उस टाइम पे ऐसे पेंट्स बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। सेकेंड, थर्डली, ये पेंट्स यूज करने से आप, अगर आप समझ लीजिए आपकी फैक्ट्रीज है, आपकी फैक्ट्रीज में लगाते तो कॉस्ट तो बहुत रिड्यूस होता ही है, बट कई बार कैसा होता है कि हमने जैसे अचार की फैक्ट्री में लगाया है, अचार की फैक्ट्री में कैसा है कि मैकेनिकल हीट भी बहुत होती है और ऊपर से भी बहुत हीट आती है और उसके मेटल के पत्थर है। सो व्हेन वी अप्लाई दिस ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल पेंट्स, उनकी फर्स्ट एनर्जी रिडक्शन हुआ, बट सेकंड लेबर प्रोडक्शन भी बढ़ गया, और थर्ड अपना उनका फैक्ट्री प्रोडक्शन भी बढ़ गया, बिकॉज अचार जब मैन्युफैक्चर होता है तो गर्म होता है, तो ठंडा होने में टाइम लेता है। उन्होंने 10-10 मीटर के हेली फैंस लगाए थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऊपर से इतनी हीट आ रही है और अंदर से भी इतनी हीट आ रही है गर्मी की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। सो व्हेन दे अप्लाइड द पेंट, उनका हीट पूरा सरफेस पे ही रुक गया। हम घर की भी बात करें तो जब आप लगाते हैं ना, तो आप एसी कब यूज करते हैं, जब हीट बाहर से गर्म होती है सरफेस और गर्म अंदर आती है। तो व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई सच पेंट्स, आप ऑन द सोर्स प्रॉब्लम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात किया कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग को आप कैसे देख सकते हैं। सेकंड चीज ये भी है इसके अंदर कि जब आप कोई भी अप्लायंस लेते हैं कूलिंग के, एयर कंडीशनिंग के, आप जरूर देखिए कि स्टार रेटिंग है कि नहीं उसमें। स्टार रेटिंग इज बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, कि ये जो आपके 5 स्टार है, 3 स्टार, 3 स्टार कम ज्यादा एनर्जी लेता है और 5 स्टार कम एनर्जी लेता है। सो आपके लिए बिल भी कम आएगा और एट द एंड इट्स रियली गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज लाइटिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमारे आप देखेंगे ना घर में विंडोज डोर्स है, उधर से नेचुरल लाइटिंग आती है। सो आप कभी भी अभी रेट्रोफिटिंग भी करें या फिर कभी भी आप नया घर भी ले, तो आप ये देखिए कि जिसमें बहुत अच्छे वे में नेचुरल लाइटिंग मिल रही हो। बट इसमें एक फ्लिप साइड भी है, जितनी लाइटिंग ज्यादा होगी, जितनी विंडोज ज्यादा होगी, उतनी गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज सबसे ज्यादा हीट रूफ से आती है पहली चीज, और दूसरी डोर्स एंड विंडोज से आती है, बिकॉज वो डायरेक्टली हमें हीट आ जाती है। सो आपके लिए प्रैक्टिकल वेज क्या रहेंगे इसके अंदर, कि जैसे आप लाइक आजकल कैसा होता है कि आई विल शो यू अ फोटो। ये कूल रूफ्स की फोटो थी जो मैं बताना भूल गया। कूल रूफ कर सकते हैं, 40% एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अंदर आप कूलिंग के लिए आप एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं सोलर डाल के। बट अ रियली इंटरेस्टिंग फोटो विच आई वांट टू शो हियर इज आई विल शो ये यूटिलिटी बेस्ड थिंकिंग। इन्होंने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं खिड़कियां से नेचुरल लाइट तो आएगी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ना छज्जे बना दिए, क्लॉथ के छज्जे। उसकी वजह से लाइट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, बट एट द सेम टाइम जो डायरेक्ट हीट रेज आती है वो रुक जाती है। ऐसे ही आपने देखे होंगे ब्लाइंडेड कर्टन्स, वो जो एक मैट होती है, वुडन मैट लगाते हैं लोग अपने खिड़कियों के आगे, तो आप वैसे भी मैट्स लगा सकते हैं अपने खिड़कियों के सामने, डोर्स के सामने, सो दैट कैसा है आपके घर के अंदर डायरेक्टली हीट ना आए। लाइट तो आती है उसकी वजह से, लेकिन डायरेक्टली हीट ना आए। ठीक है, सो आप ऐसे सॉल्यूशंस इनकलकेट कर सकते हैं आज ही, कि आप ऐसे मैट लगाइए जिसमें एज मच लाइट एज पॉसिबल अंदर आए, ताकि आपको लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, बट एट द सेम टाइम हीट कम हो जाए। जब हीट कम होगी तो कूलिंग, फैन, ये सब चीज कम होएगी। जब हम हीटिंग कूलिंग की बात कर रहे हैं, एक और इम्प्लीमेंटेबल चेंज ये है, लोग सोचते नहीं है इसके बारे में, लेकिन हमारे जो फैन के मोटर्स है, कैसा होता है फैन के अंदर मोटर्स ही ऐसी चीज है जो डेप्रिशिएट होते रहती है ज्यादातर। तो मोटर्स को आप जैसे नहीं लाइट एलसीडी दूसरी हैलोजन लाइट से हम एलईडी पे आ गए, वैसे ही आप मोटर्स में भी डिफरेंट आप मोटर चेंज करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी मिल सकती है। So when we talk about when we talk about energy efficiency, फैन के मोटर्स आप आज की आज चेक कर सकते हैं कि अपने लोकल स्टोर में आके कि मेरे को एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स चाहिए, अभी रेटेड मोटर्स चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोटर्स चाहिए, और वो आप सिर्फ मोटर चेंज कराएंगे तो आपके फैन की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होएगा, और एटलीस्ट आप 10% आप फैन के 10 से 20% फैन का जो बिल कंट्रीब्यूशन रहता है ना वो कम कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे भी अप्लायंसेस आपको चेक करने चाहिए, कोई लीकेजेस तो नहीं है, या फिर कोई ऐसे अबनॉर्मल प्रॉब्लम्स तो नहीं है अपने आपके अप्लायंसेस में, स्पेशली इन वॉशिंग मशीन्स, फ्रिजेस जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आपको उसमें बहुत लाइक अच्छे से देखना चाहिए कि 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेस ले,
तो इट वुड बी रियली गुड फॉर नॉट जस्ट एनवायरनमेंट बट इवन फॉर यू। फिर हम बात करें, ये 4th पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, एयर क्वालिटी की बात करें तो जब हम ये जब हीटिंग करते हैं, जब हम कूलिंग करते हैं, एसीज, वो जो सीएफसीज भेजता है, वो सीएफसीज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, इवन फॉर हेल्थ। व्हेन वी टॉक अबाउट पेंट्स, जब हम पेंट्स लगाते हैं, ये आप सोच देखना कि जब भी नए पेंट्स लगेंगे ना, आपको एक स्मेल आएगी। वो क्यों होती है? वो एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो पेंट में, जो रियली अन एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये है आपके लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, और आपके लिए भी, हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो वो है, ये होता है, ये सब एयर क्वालिटी बिगाड़ता है। सो whenever you're painting your house or applying something in your house, think on that side कि ये एयर क्वालिटी कैसे मेंटेन करेगा। जब आप पेंट्स खरीदे तो आप उनसे बोलिए कि नील वीओसी या फिर लो वीओसी करके आप बोल सकते हैं, तो लो वीओसी पेंट्स चाहिए आपको। हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं अभी, हम एज पनाश ग्रीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स ग्रीन प्रो सर्टिफाइड है, माने उसकी पूरी लाइफ साइकिल कार्बन कॉस्ट इज as less as it is possible. Secondly, हमारे जो भी पेंट्स है सारे VOC लेस, nil VOC या फिर लेस VOC के हैं। So you can check out our website also, panashgreen.com. So whenever you want such things, you have to think yourself also कि क्या ये इको फ्रेंडली सोल्यूशन है, क्या ये ग्रीन प्रो सर्टिफाइड है, क्या ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। सिर्फ ये थॉट भी बहुत बड़ा चेंज देगा। फिर हम रिसोर्सेज की फाइनल बात करेंगे, तो रिसोर्सेज में इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप आपके फिक्सचर्स चेक करें। लोग सोचते हैं कि यार एक एक टिप्पा जा रहा है तो मतलब ठीक है, हम अपना देखते हैं, कई बार नल बहता रहता है या फिर अपने कमोड्स के अंदर पानी बहता रहता है, हम जाने देते हैं उसको। लेकिन ये जो पानी है ना, ये जो आप हम जो इतना लाइटली ले रहे हैं, राजस्थान में जाके देखो आप, उनको 2 लीटर पानी भी मिलता है तो उसकी कीमत उनको पता है। तो ऐसे जो लीकेजेस है, वाटर फिक्सचर्स है, ठीक है, वो सब रियली इंपॉर्टेंट टू गेट इट फिक्स्ड। आपके लिए, आपको लगेगा कि अभी 500 रुपए, अभी 300 रुपए खर्च करके क्या करें, मुझे ऐसा लगता है। आप तो हो सकता है कि आई मीन यू आर रियली वेल अवेयर, बट ऑनेस्टली मुझे दिल में ऐसा लगता है कि यार अभी क्या करें। बट इफ यू रियली थिंक डीपली, ये जो हमारे लिए 300-400 की चीज है ना, वो किसी के लिए एक दिन का सूखा रहने के बराबर है। पानी नहीं मिल सकता है हम लोगों का। तो वो चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आज ही आपके मोटर्स चेक करिएगा पंखे में, आज ही आप देखिएगा कोई लीकेजेस तो नहीं है, बिकॉज आपका एक टप्पा 1 सेकंड में भी गिरेगा ना, तो आपके 10 से 20 लीटर पानी आपका पूरी रात भर में भर जाता है। ठीक है, आपके पूरे दिन में 10 से 20 लीटर वेस्ट होता है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। सो ये चीज है। उसके अलावा प्लास्टिक्स एंड सेग्रीगेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं आई एम रियली हैप्पी कि पुणे, इंदौर ऐसे सिटीज में ऑलरेडी हो रहा है कि वो लेने के लिए सेग्रीगेटेड आ रहे हैं। बट कैसा है कि we were working with government in Baroda to talk about how we can have this at residential level. प्रॉब्लम ही आता है कि एक बार वेस्ट चले जाता है गाड़ी के अंदर, उसके बाद सेग्रीगेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज में सारे लाइक मेजॉरिटी म्यूनिसिपैलिटीज में जो कचरे वाली गाड़ी आती है, और ड्राई वेट वेस्ट को दोनों को अलग रखती है, दोनों के बिन्स अलग है। लेकिन रेसिडेंट से अलग नहीं आते, तो वो बिन अलग रख के भी क्या करे। दैट्स द फीडबैक व्हिच वी हैव गॉट। सो आज ही अगर आप जब कचरे वाले जो है आ रहे हैं, उनसे बात करें कि क्या आपके पास अलग बिन्स है, तो आप उनको अलग बिन्स में ड्राई एंड वेट वेस्ट दीजिए। आप आपसे चालू करिए, ठीक है, थोड़ा सा ही स्मॉल मेंटल एफर्ट रहेगा, लेकिन ये स्मॉल मेंटल एफर्ट से भी आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा। हो सकता है कि वो अभी जाके मिल रहा है, लेकिन आप जैसे लोग एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे करके म्यूनिसिपैलिटीज का जो भी एफर्ट्स है, वो भी कंबाइन होके एक चेंज आ पाएगा। तो ये सी चीजें थोड़ी सी हम बात करें कि एनर्जी के अंदर, लाइक ये कंजम्पशन के अंदर हमने 3 चीज देखी थी कंस्ट्रक्शन के अंदर। एक कि कंस्ट्रक्शन जब होता है, हाँ, एक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में हमने देखा एक एनर्जी एफिशिएंसी अभी कि कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट हम बहुत प्रॉपर करें। एंड थर्ड इज मेंटेनेंस। ठीक है, अब मेंटेनेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे हमने ये सब बात की ना, ये सब मेंटेनेंस के रिलेटेड भी थी। वाटर फिक्सचर्स है, या फिर आप अगर पेंट कराते हैं तो पेंट के अंदर ऐसे पेंट्स करें जो आपके घर को ठंडा रखे, ठीक है, जिससे कूलिंग कॉस्ट कम हुए।
या फिर you whenever you're getting some appliances you see the stars. So maintenance is really important. And जैसे आपने देखा कि अपने मोटर चेंज करने से भी बहुत इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, फैंस में। तो ये स्मॉल रेट्रोफिट्स भी देखेगा ना तो 30% तक आपको लॉन्ग टर्म सेविंग्स दे सकते हैं एनर्जी एक्सपेंसेस से। और मैं बार बार लॉन्ग टर्म इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी हम ये देखते हैं ना कि यार एनवायरमेंट फ्रेंडली हमें लगता है कि बहुत महंगा, बट दैट्स नॉट द केस। ट्रस्ट मी, स्पेशली आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जैसे आप हमारे पेंट्स लगाए गए तो वो आपको हो सकता है कि 2 रुपए पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा पड़े, लेकिन ये जो 2 रुपए का पर स्क्वायर फीट है ना, विद इन 3 years itself you'll be at the same cost as a normal paint, and within 5-7 years आपको इसका खुद का कॉस्ट कवर हो जाएगा। सो बेसिकली ये आपका बचत ही बचत है। और मैं गुजराती हूँ, ठीक है, मतलब हम गुजरात से हूँ और मारवाड़ी जैन हूँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉस्ट। धंधे में भी हमारा अगर बचता नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है। और सही बोलूँ ना तो जैन्स आर आल्सो रियली अवेयर of the cost they're incurring, and they're really good in business. तो कभी भी मैं खुद ऐसी चीज नहीं लेके आऊंगा या फिर बोलूंगा जो अपने लिए कॉस्ट के लिए सही नहीं है। बट इन लॉन्ग टर्म what every green technology, every sustainable technology saves your cost. You can think about that. And you can also, whenever you talk about any such sustainable technology, you should always inquire how is it sustainability on over a period of time of 5-6 years saving you cost. You should not judge that just by thinking of the direct cost. So that's one thing. I'll just there are just last few things left in this presentation. That is in maintenance also you can have green roofs. अगर आप समझ लीजिए कि इधर आपके roofs के टाइलिंग वाइलिंग खराब हो रही है तो उसको आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि आप उसको एज ग्रीन बना सकते हैं। I'm with a person who has created, like, put plants everywhere, जहाँ पे भी दिख रहा है मुझे plants है या फिर जहाँ पे भी दिख रहा है ये सब। So this matters a lot. So you can do that. You can have cool roofs, जो like you can approach me also after this कि आपको cool roofs करने हैं। So you can have your cool roofs जिससे आपके heat ingress indoors कम होगी। So all these ये सब चीज करेंगे तो आपकी indoor air quality भी अच्छी होगी, because the less resources which you put out in the nature, in the air, ठीक है, the more air quality increases. Ventilation जितना रखेंगे, open ventilation, ये architecture में भी आता है कि आप ventilated spaces रखेंगे, so that increases the indoor air quality. That's another sustainable practice. So that's really important. एंड एक आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, आप अपने एनर्जी ऑडिट्स कराइए, स्पेशली जैसे अगर आपके फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, या फिर एरियाज जहाँ पे अगर आपका घर भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाना है तो आप एनर्जी ऑडिटिंग के जैसे मीटर्स लगते हैं, ठीक है, ऐसे डिवाइसेस रहते हैं जिससे आप प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप ऐसे डिवाइसेस लीजिए और मॉनिटर किए, बिकॉज लाइक विदाउट मॉनिटरिंग आपको भी आइडिया नहीं लगेगा कि हमारा एनर्जी एग्जैक्टली जा किधर रहा है, ठीक है। तो दैट्स देयर। एंड ओवरऑल ये मैंने इसके लिए ट्राई किया कि एक स्ट्रक्चर अप्रोच बनाऊं जिसके अंदर आपको सारी चीजें कवर हो जाए। और इसके अंदर भी, इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट आर्किटेक्चरल इंट्रोड्यूसमेंट्स और थिंग्स व्हिच वी कैन इंट्रोड्यूस, बट आई एम एट द 46.48 mark. I was given 45 minutes. So that's it from my end. But as you can see, this was how you can create a sustainable living. This is how मैंने सारी मेजर पॉइंट्स तो कवर कर लिए, जिसके अंदर आप अगर नया बिल्डिंग बना रहे तो उसके लिए आपको ये सारी चीज देखना है। करंट बिल्डिंग में आप देख रहे तो आपके पास में जो हमने बात किया ना कि विंडोज नॉर्मल होने चाहिए जिससे लाइट आए लेकिन एट द सेम टाइम हीट ना आए, सो विंडोज के लिए आपको बहुत देखना है। रूफ्स के अंदर आप ऐसे पेंट लगाइए, ऐसे कोटिंग लगाइए, ठीक है, वाटर प्रूफिंग कराइए, बिकॉज वाटर प्रूफिंग से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी चीजें कराइए, सो आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप सोलर लगा सकते हैं, सोलर गीजर लगा सकते हैं, तो ये सब चीज बहुत बेनिफिशियल रहेगी। So overall, this is a holistic view of how you can have a sustainable and that's Nitish it. ji, can you tell that how the paint you manufacture is environment friendly or better than what we generally get? जी, sure. So the paint which we manufacture is a 5-coat paint. ठीक है, it's called Cool Tops. Our brand is Panache and the paint is called Cool Tops. कैसा होता है कि सन की जब रेज गिरती है, ठीक है,
सन डायरेक्टली हीट अप नहीं करता है अपने इसको। एक स्मॉल सा कंसेप्ट दूंगा आप सबको, अर्बन हीट आइलैंड करके। आप सबने देखा होगा जब भी आप गांव में जाते हैं या फिर फॉरेस्ट में आते हैं, नेचुरल प्लेसेस में आते हैं, उधर गर्मी हमें कम लगती है और सिटीज में ज्यादा लगती है। वो इसके लिए बिकॉज सिटीज के अंदर जो स्टील कंक्रीट से बिल्डिंग्स बनती है, जो पेवमेंट्स बनते हैं, रोड्स, एसफॉल्ट, बिट्यूमेन से, ये सब मटेरियल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जब भी सन की रेज पड़ती है उसमें आईआर रेज होती है। आईआर रेज जब भी सरफेस पे पड़ती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। आपको पता है एनर्जीज No, को that is fine, but हाँ, in manufacturing or in its ओके composition, ओके ओके how those paint are say having less environmental impact. राइट राइट राइट। सो हम जब भी हम कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, हमने ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन करके रखा है। ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जो भी हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, ठीक है, पहले तो उसका सोर्स देखते हैं कि हमारा सोर्स किधर है। या हमारे सोर्सेज तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बट व्हेन वी गेट इट सर्टिफाइड, वी डिस्क्लोज एवरीथिंग कि ये किधर से किधर तक जाता है, ठीक है, इसके अंदर जो सोर्स से बन रहा है वो किस सोर्स से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो इट्स अ बिट क्रॉस रेलेवेंट, बट आपको आइडिया अच्छा लगेगा, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम समझ लो ऑयल की बात करते हैं, ठीक है, एक है प्लांट बेस्ड ऑयल और एक है अपना जैसे ओमेगा ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एक एल्गी बेस्ड ऑयल भी आता है, एक फिश ऑयल भी आता है। आप फिशेस को से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ज्यादा कार्बन एमिट करता है। एक अच्छा तो इस तरीके से हमारे रॉ मटेरियल्स भी जिस सोर्स से आते हैं वो देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि उसके वो अंदर तो जो मड़े तो आपको कॉम्पोजिशन कैसा है। सो ये सब चीज से ये अपना इको फ्रेंडलीनेस ऑफ कंपोनेंट्स नापते हैं। और सेकेंडली ये होता है कि आप ये जो अब पेंट बन जाता है, बनने के बाद में कितना इको फ्रेंडली है, क्या वो टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए या नहीं, ये सब नापते हैं। हमारे सारे पेंट्स वाटर बेस्ड है, मीनिंग कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं करते हम। तो इसकी वजह से भी आपके हेल्थ पे जो इफेक्ट आता है, आपके एनवायरमेंट पे इफेक्ट आता है, ये सब कम हो जाता है। एंड सेकेंडली एंड thirdly द लास्ट थिंग इज कि जब भी ये कूल पेंट्स करते क्या है, आप सादे पेंट्स करते तो वो डेकोरेटिव रहते हैं, बट ये जब कूल पेंट्स लगाते हैं तो जैसा मैं बोल रहा था ना, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को डायरेक्टली कट ऑफ करता है। बिकॉज टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से सिटीज कम गर्म रहेगी, कम कूलिंग यूज होगा। तो ऐसे करके ओवरऑल इसका एक लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना भूल गया इज कि लाइफ साइकिल में भी ना ये पेंट्स कितने ड्यूरेबल है। आप ये कोई भी ग्रीन प्रोडक्ट देखते हो आप, तो उसमें आपको देखना होता है इसकी लाइफ कितनी है। हमारे कोई भी पेंट्स जो है वो मिनिमम 5 years की हम वारंटी देते हैं और 10+ years लाइफ रहती है। जो नॉर्मल पेंट्स की 3 to 4 years में क्रैक्स पड़ जाते हैं, बिकॉज हमारे पेंट्स इलास्टिक भी है, टेम्परेचर कम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स है। सो उसकी वजह से ये जो लाइफ लॉन्ग होने की वजह से आपका एक मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है, आपका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपका पेंट कम यूज होता है तो बेसिकली रिसोर्स कम यूज हो रहा है। तो ये सब चीज अकाउंट करके एक ग्रीन प्रो सर्टिफिकेशन मिलता है। तो हमारे सारे पेंट्स ग्रीन प्रो सर्टिफाइड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स लीड ग्रीहा IGBC सर्टिफाइड है। इसके लिए हमारे पेंट्स ओवरऑल एनर्जी भी सेव करते हैं और इको फ्रेंडली भी है। so how we can have more sort of say products or paints which are not directly say derived from fossil fuel, because some of the raw material for paints are also from petroleum, as we understand generally. So definitely we also, when we are talking about net zero, we will also have to move from the raw material which we derive from petroleum products. So definitely I think the research and the new product manufacturing must be focusing on those things as well. So anyone would like to ask some question? इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा श्वेतल सर, आप जो बोले ना कि पेट्रोलियम, सो इसमें कैसा होता है कि पेंट्स में स्पेसिफिकली मेरे को नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कि सॉल्वेंट बेस से वाटर बेस जो चेंज हो रहा है आजकल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ऐसे चेंजेस आप अवेयर रहिए, कोई भी आप जो भी इधर है, ठीक है, आप
सॉल्वेंट बेस्ड ना यूज करें तो इट्स ऑलवेज बेटर, मोर इको फ्रेंडली। एंड जैसे पेंट्स है ना, वैसे ही IGBC की जो मैंने वेबसाइट बोली, तो एनीवन हियर वांट्स टू रेफर टू मोर सच प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने खुद की टूल किट ही बनाई। If you want, you can visit, like you can reach me through my website nitishjain.info, and even I'll share you my our toolkit and our suggestive green products, so that's there. Yes, our one of the participants, Jagat Bhai, would like to ask you Jagat. something, Nitish. Nitish bhai, pranam. I am trying to ask you a question on what Svetal bhai talked about, and you also talked about. Ji. You talked about this cool roofs paint, Ji. right? Now, when I am doing the 3-coat waterproofing, which has a life of 5 years minimum, then do I need to add paint of yours on it? सर इसमें कैसा होता है, सो लाइक वी डू द, जो आपने बोला ना कोट वाटरप्रूफिंग, वी आल्सो मैन्युफैक्चर दैट। अब बट वाटरप्रूफिंग में कैसा होता है, आप कोई भी बिल्डिंग्स में देखेंगे ना, आपको वो दरार दिखेगी, ठीक है, और ये दरार से ही ना वाटर सीप इन करता है। तो अब प्रॉब्लम किधर आती है कि आप वाटरप्रूफिंग कराएंगे और हर 3 साल के बाद में ना वो दरार वापस बढ़ जाएगी, बिकॉज बिल्डिंग एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है। सेकेंडली, अर्थ की ग्रेविटेशनल वाइब्रेशंस भी होती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में दरार पड़ती है। तो ये सब चीज की वजह से जब दरार पड़ती है ना, तो उधर से वाटर सीपेज वापस चालू हो जाता है। तो वाटर प्रूफिंग में भी जैसे व्हाट वी डू, वी हैव एन इलास्टोमेरिक वाटर प्रूफिंग, कि जो दरार ना पड़े ना, उसके लिए हमारी वाटर प्रूफिंग खिंचती है और वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर आप हमसे कराए, किसी से भी कराए, इंपॉर्टेंट ये है कि वो इलास्टोमेरिक होनी चाहिए, ठीक है, तो आप वो ध्यान रखिएगा। So the question is on that only. On elastomeric waterproofing, there is no need to have this paint. या बट इसमें भी एक चीज ये रहती है कि अगर आप कोई पेंट, कूल पेंट्स कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। आपको जरूरी नहीं है, वापस आपका आंसर ये है कि जरूरी नहीं है, बट आपको ये रीजन दे रहा हूं मैं कि व्हेन यू डू दिस पेंट ना, आपका लाइफ टाइम बहुत बढ़ जाता है, दोनों चीज का, बिल्डिंग का भी और वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का भी, बिकॉज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। सो दैट आई गेस आंसर्स द क्वेश्चन। यस, एंड अगर हम जीव हिंसा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये एल्गी वगैरह जो जीवोत्पत्ति है वो भी इसमें कम हो जाती है, बिकॉज ये दरारें जो नहीं रहती है, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो भी शायद कम होती है। Nitish bhai, can you stop sharing? Just a second. Okay, so this is better. Yeah, Jagat bhai, so we will now open it up for questions, Nitish bhai. That is any which was already started. Yes. Jagat bhai and Jagat bhai has asked few questions. Jagat bhai, I think you also had a question around net zero. Yeah, I want to make few points on the overall presentation Nitish bhai gave. First, it was about net zero operational carbon. So my way of thinking is that if I am having a solar rooftop, and then also electric car, then that makes more sense, because my electric car is charged with the help of the solar power I am generating at my place, which is not generated by, say, coal based. So that is one point I want to make. So as people are going for solar cars, they should also simultaneously have win-win position by having solar rooftop also. Second point I want to make is about the architecture of the buildings. You are saying that now these days in the modern architecture, there is a craze about the glass facades, right? They are, that they are very costly to maintenance also, and they are energy guzzlers. Additional major problem is of, say, many birds are regularly hit on that. They hit on their beak, and they fell down, and the fatality rate is very high. So in the tropical country like India, there is no need to have such buildings. And even in USA, I saw one building, say 20 lakh square feet glass facade, beautifully made modern architecture building.
it was energy saving also, but every day there between 300 to 400 birds were hitting on the glass facade because it was having a see-through sort of a glass view. So finally, end of the day, because of the big hue and cry, lot of changes were made, and they ultimately made graffiti on the wall so that birds don't see through it. Same way, similar way, when we are talking about the alternative energy, when you see the big solar parks in USA, huge one in Texas, or say windmills, when the migratory birds fly through, so they meet with an accident on the windmills blades, and नीचे आप देखोगे तो कब्रिस्तान होगा, इतने भर जाते हैं. सेम वे इन सोलर पार्क्स, व्हेन दे आर द स्पॉट एनर्जी इज वेरी हाई, वहां पे जो बर्ड्स मर जाते हैं ऊपर ऊपर से आकाश में, दे आर सिंपली गेटिंग रोस्टेड. सो ये जो एक सॉल्यूशन ढूंढा है, उसके पीछे काफी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, वेदर इट इज ग्लास और विंड एनर्जी, और वी आर नॉट कोएग्जिस्टिंग और टेकिंग केयर ऑफ अदर लाइव्स. That is my one point more. And तो एक चीज बोलूंगा कि इसके लिए like that was my observation कि and that's why I started with कि हम जी रहे हैं इस धरती पे, तो वो हमारा sin है ही. और जैसे बट ये है कि जैसे आपने बोला ना, आपने बहुत सही पॉइंट बोला, जैसे अगर आप सोलर रूफटॉप करके अपनी कार उससे ही चार्ज कर रहे हैं, सो दैट्स बेस्ट. बट अगर आप कार ही नहीं रख रहे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ये सब चीज रख रहे हैं, तो इट्स इवन बेटर. बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि विंड मिल, वो एनर्जी कहीं से तो आ रहा है, तो जितना कम होगा, जितना कम एनर्जी कंजम्पशन होगा, जैसे जैन में बोलते हैं ना कि जितना कम मिनिमल लिविंग करो, तो आई मीन दैट्स द ओनली सोल्यूशन. बट हाँ, इट्स नॉट 100% लिवेबल. yes, so जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ अहमदाबाद. Now government has made BRTS, now also we have additionally the metro rails, and public transport is not popular. The thing is, if you want to make it popular and more usable, say in 2 buses 140 people will travel, whereas on the road, if you want to travel 140 people, you will have more than 100 cars. So that is always a better option. But at the same time, we are in the tropical country. The number of trees are cutting down very heavily and very badly in the worst possible situation we are living in. And as you said, we have a winter summer, not a winter per se, right? So last March was 42 degrees Ahmedabad, that was minimal in the month. And this November, few days back, which month ended, it was the hottest November in India. Right? So if you want to make public transport popular, you also have electric vehicles. At the same time, all footpaths should have tree canopies, which will increase the number of trees, reduce the temperature. It will be a heavenly place for birds and biodiversity. And at the same time, don't lay pavers on the footpath, but instead of that, you have porous little bit hard sandy or sandy footpaths, so that one can reach the destination, the bus station or metro station, by walking, and that will also help increase their health, improve their health condition. It's a few interesting things which I noted, sir. One was कि जैसे I'll tell you something. जैसे I'm in Pune right now, and in Pune, one thing is really interesting कि अभी 1600 उन्होंने न्यू इलेक्ट्रिक बसेस डाली है जो AC ऑपरेटेड है, बट एवरीथिंग इज ऑपरेटेड कार्बन न्यूट्रली. So that's really interesting thing which is happening, जो अलग अलग जगह भी आएगा. Second thing which you said was trees. So obviously इधर I'm seeing that difference कि इधर trees है तो कितना difference है, but जहाँ पे trees नहीं है फुटपाथ्स पे ना, one interesting thing which we as company are also doing is, जैसे जो हमने पेंट्स के बारे में बात की ना, we're applying that on footpaths also. And ये चीज USA के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे उन्होंने रोड्स पर और फुटपाथ्स पे डाला है. So we're working with smart cities, we're looking forward for opportunities जहाँ पे हम ये और पायलट्स टेस्ट करें. तो if we apply such paints on footpaths, वो भी ठंडे रह सकते हैं, as आपने बोला.
एंड पोरोसिटी का ऐसा है कि इफ समझ लीजिए फुटपाथ ऑलरेडी है, तो तो उसको हटा के हम पोरस कर दे, तो इवन दैट्स लेस सस्टेनेबल, बिकॉज जो भी है जहाँ पे भी है हमें फोकस करना चाहिए, जितना उसको यूटिलाइज करे वो बेस्ट है. So we have such solutions also, and I mean, as rightly noticed by you, thank you for bringing all of this up. Thank you, Jagat bhai. Yeah. Puneet bhai, you wanted to comment on something, right? Puneet bhai, can you unmute yourself? I guess उनका question ये था, पुनीत जी आप बताइएगा. हाँ आप, हाँ यार, कि घर के अंदर भी हीट कम होती है क्या? I guess, है ना? हाँ जी, yes, exactly. Yes, basically हम लोग जो हीट एमिट करते हैं वो जो हीट है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब कि मेनली सीमेंट, the heat generated by us. Now there is one system which is called as a radiative cooling. वो net emitting है, मतलब उसकी जो सरफेस रहती है वो. Technologies are working on that. Hello. Yes, आपकी Hello? आवाज कट रही है, but I get it. अब जैसे सर्कुलेटरी कूलिंग की हाँ, बात so just वाटर को सर्कुलेट करके जो रेडिएटिव कूलिंग है वो उसकी बात कर रहे हैं ना, वैसी टेक्नोलॉजी. नहीं, बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अपनी जो हीट है वो हीट एमिट होनी चाहिए स्पेस में, और जो नेट गेन है वो करना नहीं चाहिए. Yeah. So this paint is similar to that way. Means why I am asking you is basically I can have a thermosiphon circuit also. Sorry for the disturbance. मतलब मैं एक थर्मोसाइफन सर्किट के बारे में सोच रहा था कि जैसे हम लोग सोलर हीटिंग करते हैं ना, ऐसे अगर ये पेंट कॉइल के ऊपर ये पेंट लगा दे तो we can have cooling also. बट इसमें जैसे जो टेक्नोलॉजी है ना, शॉर्ट में, वैसे मैं श्वेतल जी से नहीं बता रहा था कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उसमें एयर रेडिएशन आती है, कन्वर्ट हो जाती है और वापस होती है. तो कन्वर्ट होती है, जो सरफेस को गर्म करती है ना, हाँ. वो अंदर भी रेडिएट करता है घर में और बाहर भी रेडिएट करता है. करेक्ट. तो जब हम ये पेंट्स लगाते हैं ना, वो आयर रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और कन्वर्ट ही नहीं होने देता हीट में. तो इसकी वजह से बाहर ऐसा नहीं होता है कि वो रिफ्लेक्ट होके बाहर ज्यादा गर्मी हो जाएगी. वो बाहर भी गर्मी नहीं होती है और अंदर भी नहीं होती, बिकॉज हम सोर्स पे ही वो हीट को ही कन्वर्ट नहीं होने देते. ऐसा है. सो जो कॉइल्स पे आप बोल रहे हैं, कॉइल्स अगर एक्सटर्नल पे है, एक्सटीरियर्स में है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प. बट आई एम नॉट श्योर कि इंटीरियर है तो क्या है. बट अगर आप बाहर लगाते हैं पेंट्स तो अंदर जरूर ठंडक रहेगी, कोई भी सरफेस में, कोई भी जगह पे. ओके, पॉइंट नोटेड. या, थैंक्स. Thank you, thanks sir. और भी कुछ है तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद मी आफ्टर दिस आल्सो. आई वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन, और कुछ भी हो एनी टाइम आई एम अवेलेबल. आपका फोन नंबर अगर मिल सकता है तो मैं मेरा वेबसाइट इधर मेंशन कर देता हूँ. एनीवन ओके. या आप कहीं पे भी तो उधर से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक्स. मैंने मेल एंड दोनों कर दिया, nitishjain.info info and nitish@panashgreen.com. So anyone can reach out to me there. Perfect. So किसी और को कोई भी questions कुछ भी हो तो I would love to share a perspective. No, I want to add one more point. When green building is being made, people are talking about the paint and the glass quality of more environment friendly and like that, all the materials. But if you see our historical perspective of buildings, there used to be trees nearby the building. And the definition of green building doesn't talk about the trees in the compound, which are very essential. So my point is, if you also have parking area or any open area near the building wall only, say at the distance of 10 feet, trees are laid, the native big trees, then it will serve multiple purpose. There will not be direct heat on the wall. At the same time, the heat will also not touch directly to the wall. The hot water or the sandy area, the noise pollution, etc., will be less in the building.
and buildings will cool down in the evening early because there was no heat. So, I have one slide which, in Jain Maharaj Sahib, when we talk about them, so I was making one garden in Kutch area. My experience was that to protect as they don't have electricity or fans, etc., on that facade, I made 2 rows of trees. That is all thermal science. That one row was with the external row was with the big trees, which were having 24 Jain Tirthankar trees. जिसके नीचे बैठ के उनको केवल ज्ञान हुआ था वो ट्रीज लगाए. सो आई मेड द होल एरिया पायस. एट द सेम टाइम मैंने उसके बिल्डिंग और ये बड़े ट्रीज के बीच में मीडियम साइज के ट्रीज लगाए, ताकि जो गर्म हवा आती है वो बिल्डिंग के वो ट्री को टच करके जो नीचे से ऊपर जाती है, वो गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, तो नीचे वाला जो मीडियम हाइट का ट्री है उसको टच करके वो वॉल को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी. I have a slide of these which I had shown it to my architect while designing this, but I don't know how to show these here in this on this platform. So otherwise I would have showed how effectively it works. This is my point. Have trees near the wall as many as possible. Make a thick cluster so that it will benefit a lot in saving the energy, in keeping the buildings cool. End of the day, it will save a lot of electricity. Definitely, sir. Thank you so much. And in fact, ये सब चीज ना to everyone who's listening, this makes a lot of sense, not a lot of economical sense also, and more importantly, this is all documented. जो मैं IGBC की बात कर रहा था ना, आपके पास में ये सारी चीजें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इतना ग्रीन कवर होना चाहिए. इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है तो जितना ग्रीन कवर लॉस होता है उतना आपको करना भी पड़ता है. और जब आप जैसे हमारे पेंट्स ग्रीन प्रो सर्टिफाइड है, तो ऐसे जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपको एक FSI बेनिफिट भी मिलता है कि ग्रीन कवर में कितना रिलैक्सेशन है, क्या है. सो जैसे IGBC, लीड गृहा, एनीवन हु इज लिसनिंग, आप ये सब भी चेक करिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए, सो दैट आप जैसे जगत जी जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. Thank you. Hello, are you able to hear me? Yes. Yes. Okay. Yes, Sangeeta, we can hear you. Yeah. So excellent discussion, very, very informative and insightful. With this, I'll request Dimple to propose word of thanks. Dimple? Yeah, sure. Thanks, Sangeeta ji. Can you hear me? Yes, Am I Dimple. audible properly? Okay, Yeah, great. sure. Okay. So I think it was an extremely eye-opening session today. हमें बहुत सारी नई चीजें मालूम पड़ी, like मेरी मत था कि कंस्ट्रक्शन करना सिर्फ इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, पर वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली अचीव दैट, राइट. पूरा इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन भी बहुत डिफिकल्ट है करने को, बट देयर आर I think between Nitish Bhai and Shwetal Bhai, and I think there was one more person who was contributing. Sorry, I couldn't get the name. But I. Sorry, Dimple. I think there's an Not issue with aware for that. connectivity. We're losing you in between. Yeah. Okay. Anyways. So Sangeeta, you go ahead. Yeah. So Nitish Bhai, excellent session and excellent discussion also today. I guess overall we are all a lot more informed than we were about an hour ago with regard to green technologies. Yes, I believe, I mean, from a benefits perspective, there are lots and lots of benefits, as you rightly pointed out, across the entire value chain in terms of using it.
Now the key question and the challenge before all of us is how do we make it more and more applied in practice, like applied Jainism. I mean, in चीजों को भी practice में कैसे apply करें? How do we make people aware, right? I think, more than anything else, it's because people are not aware that there exist these kind of solution. It's because people are not aware that there are these kind of benefits, medium to long term, of these solutions, both economically as well as environmentally. That's where these things are not really making as much progress as we would like. But people like you, we need more and more people like you to take these forward. यदि आप जैसे लोग at this age, if you all come forward and start talking about it and start working on these, I believe we are on right path. So thank you so much, Nitish Bhai. We would definitely want to be in touch with you to discuss more on this, how we can work jointly and spread the awareness, how we can also apply in our own life, in our own neighborhoods, etc., wherever there are opportunities, etc. So excellent session, Nitish Bhai. Thank you so much. Thank you everyone for joining and being with us on a Sunday morning. I know November, December are busy months. Lot of festivals, lot of commitments, lot of celebrations, but despite that, taking out the time and joining with us and helping us in this insightful discussion. Thank you so much. Thank you so much. We will be back again next month with another interesting session. Thank you so much, Sangeeta ji. And also thank you so much, Shwetal ji, also to having me here as well. And again, I'll just end with one gratitude note for my mother, who might watch this afterwards, who has blessed me with the knowledge, my guides, Purva ma'am, and such architects who have, always given me this potential to, have this knowledge. So thank you so much, and thanks for listening also. It's my Thank privilege. you. Thank you, Yeah, Nitish ji, and yeah. keep in touch with us, and we'll keep forward the philosophy of Jainism and also the environmentalism together through this platform. Ji, thank you. Absolutely. Thank you, Shwetal Bhai, for introducing Nitish Bhai to us. Always grateful to you. And the recording you, of the ma'am. session is going to be available on YouTube shortly. So we'll share it, and please do share with others who couldn't join at this point in time. Thank you. Thanks. Bye.